हेलो दोस्तों, JGD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। समय को न गंवाते हुए हम अपने दूसरे सेशन को शुरू कर। दूसरे सेशन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन हमारा ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है नील नदी और ऑप्शन डी है गंगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता है कि सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो उसका नाम है क्या, माजुली। क्या नाम है, माजुली। और वह कौन सी नदी पर स्थित है, तो बात की जाए वो किस नदी पर स्थित है तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में नीचे, आपके कमेंट करने से आपका उत्साह बढ़ेगा। समय को न गंवाते हुए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है, मतलब कि सह्याद्री पर्वत जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो बात की जाए अगर सह्याद्री पर्वत की, तो सह्याद्री पर्वत जो है ताप्ती नदी के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। वो हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। ताप्ती नदी के नीचे महाराष्ट्र की तरफ अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे, या फिर चिकित्सा शास्त्र के जनक थे, कौन थे। ऑप्शन ए है लेमार, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो बात की जाए अगर चिकित्सा शास्त्र के जनक की, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हमारे हो जाते हैं हिप्पोक्रेटस। कौन हो जाता है, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है ताइवान का पुराना नाम क्या था, या फिर ताइवान का पुराना नाम था, क्या था। ऑप्शन नंबर ए है वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है श्याम, ऑप्शन नंबर बी सी है फार्मोस और ऑप्शन नंबर डी है मेसोपोटामिया, ठीक है। तो बात की जाए अगर ताइवान का पुराना नाम, तो ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फार्मोस। क्या था, फार्मोस। एक बार और बता दें आप सभी को कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है नीचे कमेंट में कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है किस तारीख को या फिर कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 8 मई को, बी है मई के दूसरे रविवार को, सी है 12 जून को और डी है इसमें से कोई नहीं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है यस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, इसका कमेंट पहले करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। वीडियो रोक करके इसको कमेंट करिए, वीडियो पुश करिए पहले, ठीक है। कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए, जो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, मतलब कि जब बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसको सबसे पहले आमंत्रित कौन किया था आक्रमण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है दौलत खान ने, ऑप्शन नंबर बी है आलम खान ने, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले दौलत खान और आलम खान दोनों लोगों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था।
कौन कौन? दौलत खान और आलम खान। ठीक है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक थे? किसके? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी है सचिन तेंदुलकर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? कौन? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बात की जाए इब्न बतूता की तो जब इब्न बतूता आया था तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन है? तो बात की जाए वाद्य यंत्रों में सबसे पुराने यंत्र की, ऑप्शन नंबर ए है हमारा वीणा, ऑप्शन नंबर बी है बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी है तबला और ऑप्शन नंबर डी है बीन। तो अगर बात की जाए वाद्य यंत्रों में सबसे पुराने यंत्र की तो सबसे पुराना यंत्र हमारा हो जाता है वीणा। ठीक है। जिसे माँ सरस्वती धारण लिए रहती हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन हमारा, नारियल के लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। नारियल के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो कौन सी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर है उष्ण जलवायु, बी है आर्द्र जलवायु, सी है उष्ण तथा आर्द्र जलवायु और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें नारियल के लिए उपयुक्त जलवायु की तो नारियल के लिए जो सबसे उत्तम जलवायु होती है उष्ण तथा आर्द्र जलवायु होती है, उष्ण तथा आर्द्र जलवायु होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रथ मंदिर के नाम से, ऑप्शन नंबर बी रेड पैगोडा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक पैगोडा के नाम से और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। साथी को ये क्वेश्चन आ रहा है उसका कमेंट बॉक्स में पहले करें, उसके बाद इसका आंसर देखें। ठीक है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? ब्लैक पैगोडा नाम से। क्यों जानते हैं ब्लैक पैगोडा नाम से? क्योंकि इसकी जो गुंबद होती है वो हमेशा वहाँ पर छाँव ही होता है, हमेशा काली ही दिखती रहती है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संचित निधि से, ऑप्शन नंबर बी है भविष्य निधि से, ऑप्शन नंबर सी है आकस्मिक निधि से और ऑप्शन नंबर डी है सभी से। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन है, आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होने के कारण इनको वेतन मिलता है। ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति होने के कारण जो वेतन मिलता है वो इन्हें मिलता है संचित निधि से। कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है, जो वेतन उपराष्ट्रपति को मिलता है वो राज्यसभा के सदस्य के कारण या फिर अध्यक्ष के कारण मिलता है, वो भी संचित निधि से मिलता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी क्वीन कविता का संकलन कौन किया था या फिर किया था, कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है राहुल गांधी के द्वारा। तो हमारा जो मेरी क्वीन कविता के लेखक जो थे वो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में है, तो उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर है हमारा NV रमन, ऑप्शन नंबर सी सर वाल्टर मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी है HJ कानिया मतलब हीरालाल जे कानिया और ऑप्शन नंबर डी है गोरला रोहिड़ी। तो
जो हमारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया, यानी कि एच.जे. कानिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर राज्य की स्थापना की गई, मतलब जो विजयनगर की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बुक्का के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हरिहर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हरिहर और बुक्का के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर की स्थापना जो किया था, ध्यान दीजिए कि बुक्का और हरिहर दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, और विजयनगर की स्थापना जो की गई थी विजयनगर राज्य की, वो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि हमारे भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बात की जाए अगर मिट्टी की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी है रेत मिट्टी। ठीक है, तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि जौनपुर शहर को बसाया था, जौनपुर शहर को कौन बसाया था? ऑप्शन नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो बात की जाए अगर जौनपुर शहर को बसाने की, तो जौनपुर शहर को जो बसाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जौनपुर शहर को बसाया क्या था, समझ लीजिए कि एक प्रकार से वहाँ पे इस्लामीकरण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर का इतिहास तो हमारे में पहले से ही है। ठीक है, जौनपुर पहले से भी था, उसका नाम इन्होंने फिरोज शाह ने इस्लामीकरण करके वहाँ पे जौनपुर शहर को बसाया था, वहाँ पे सभी इस्लामिक को मानने वाले को बसाया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनता का सदन कहा जाता है, जो जनता का सदन होता है वो किसे कहा जाता है? जनता का सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा ये है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी है संसद को, और ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा को। तो जनता का सदन जो कहा जाता है हमारे लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन के द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारत का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी है भारत का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी शासन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अखंड भारत। तो माउंटबेटन की जो योजना का मुख्य उद्देश्य था वो हमारे भारत का विभाजन था। माउंटबेटन योजना का मुख्य कारण क्या था? भारत का विभाजन था। ठीक है, हम आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णांधता से संबंधित रंग है, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लाल नीला, बी है लाल हरा, सी है हरा पीला, और डी है काला सफ़ेद। तो वर्णांधता से जो संबंधित रंग होता है वह हमारा होता है लाल और हरा। कौन सा रंग होता है? लाल और हरा। ठीक है, लाल रंग में और हरे रंग में फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता हमें जब हमें वर्णांधता हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23वां है कि भारत में सहकारी बैंक का स्तर है, भारत में जो सहकारी बैंक हैं उसका स्तर किस स्तर का बैंक है वो? तो भारत में बात की जाए भारत में सहकारी बैंकों की, कि ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी है त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी है एक स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी है बहुस्तरीय। तो भारत में जो सहकारी बैंक हैं वो त्रिस्तरीय बैंक हैं। कौन सी बैंक हैं? त्रिस्तरीय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया था? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों के द्वारा, डी है कोई नहीं। तो जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपता है, मतलब कि राज्यसभा का सब सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति को, बी है राज्यपाल को, सी है उपराष्ट्रपति को, और डी है
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। तो राज्यसभा का सदस्य जो होगा भैया, उसके ऊपर जो होंगे उन्हीं को तो त्याग पत्र देगा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो सदस्य जो है अपने अध्यक्ष को ही सौंपता है अपना त्यागपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन हमारा है 26वां कि राष्ट्रीय आय समिति, कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो किया था वो किसकी अध्यक्षता में 1949 में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है D.R. गाडगिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नटराजन के द्वारा, बी नटराजन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है PC महालिनोविस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है VK राव के द्वारा। तो इसकी राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो 1949 में जो है PC महालिनोविस के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? PC महालिनोविस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन हमारा कि सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है असम में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, सी है केरल और डी है हिमाचल प्रदेश में। तो सुंदरवन जो पाया जाता है वो हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बनता है, वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था उस समय वायसराय थे हमारे जो, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा चेम्सफोर्ड थे, बी है लॉर्ड कैनिंग थे, जॉन लॉरेंस थे, या फिर डी है एल्गिन थे। तो जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उस समय हमारे वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे। कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीस्ता सहायक नदी है, जो तीस्ता है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सभी कमेंट करके हमें कमेंट करें कि तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है। जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो नीचे कमेंट करे, और जिसको नहीं आ रहा है कमेंट पिन कर दिया जाएगा, वो देख लेगा कि तीस्ता जो सहायक नदी है वो किस नदी की सहायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। JGD क्लास में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।